और सीधा रुख कर लेते हैं अहम खबर का। विधानसभा उपचुनाव में इंडिया का डंका बजता नजर आ रहा है। देखिए, इंडिया का दबदबा यहां पर नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों के बाद ये पहली लड़ाई है जब एनडीए और इंडिया की सीधी टक्कर दिख रही थी और 13 में से सिर्फ एक सीट पर बीजेपी की जीत यहां पर नजर आ रही है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा चुनावों पर वोटिंग हुई। उपचुनाव विधानसभा उपचुनावों में इंडिया का डंका साफ तौर पर बजता नजर आ रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जालंधर, पश्चिम उत्तराखंड, तमिलनाडु सभी पर वोटिंग हुई और आज जो चुनाव परिणाम आए उसमें एक बार फिर से इंडिया का दबदबा जो है वो दिख रहा है। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये देश का पहला ऐसा चुनाव है जब इंडिया गठबंधन और एनडीए की सीधी टक्कर हुई है। लेकिन देखिए, 13 में से सिर्फ एक सीट ऐसी है जिसमें बीजेपी जीती है। हालांकि अभी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटिंग जारी है, लेकिन साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी बंपर जीत की ओर, यानी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने एक बड़ी जीत हासिल की, अब देखिए विधानसभा उपचुनाव में भी वो जीत जो है वो कायम है। टीएमसी ने रायगंज सीट को 50,000 वोटों से जीत लिया है। वहीं बगदा से 33,000 वोट से टीएमसी ने दर्ज की है जीत। मानिकतला, रानाघाट दक्षिण सीट पर भी टीएमसी लगातार आगे चल रही है और जो वोटों का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। कहीं 50,000 तो कहीं 70,000 वोटों से टीएमसी लगातार आगे चल रही है, यानी बढ़त अपनी बनाए हुए है। काफी हद तक ये साफ हो गया है कि टीएमसी चारों सीटों पर जीत हासिल कर लेगी। लेकिन देखिए, टीएमसी 4 सीटों पर अपनी जो बढ़त है वो बनाए हुए हैं, उसमें से 2 के परिणाम आ चुके हैं। बगदाहा से 33,000 वोटों से टीएमसी ने जीत हासिल की है। वहीं बात करें अगर मानिकतला, रानाघाट दक्षिण सीट पर, वहां पर भी टीएमसी ने बड़ी बढ़त बनाई हुई है। यानी साफ तौर पर टीएमसी अपना दबदबा बनाने में कायम है। लोकसभा चुनाव में भी देखा कि टीएमसी की जो बढ़त थी वो भारी वोटों से जो टीएमसी है उसने बीजेपी को टक्कर दी थी। तो इस वक्त मेरे साथ इस पूरी खबर पर 3 संवाददाता बने हुए हैं। अमिताभ मेरे साथ हैं, विपिन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से हैं, वहीं कोलकाता से मनोज पांडे हैं। सबसे पहले मैं मनोज आपका ही रुख करूंगी। मनोज, किस तरीके से देख रहे हैं? टीएमसी 4 सीटों पर आगे और 2 सीटें जो है वो घोषित भी हो गई हैं और टीएमसी के लिए बड़ी जीत है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल के 4 उपचुनाव हो रहे हैं, वाकई चारों सीटों पे टीएमसी पार्टी की जीत हासिल हो चुकी है। देखिए, रायगंज में करीबन 49,000 से ज़्यादा मतों से जीती है। वहीं बागदा में 33,000 करीबन से ज़्यादा जीत हुई है। रानाघाट में 37,000 से करीब ज़्यादा जीत हासिल की है। और जिस सीट पे हम मौजूद है, देखिए कि यहाँ पे मानिकतला पे यहाँ पे 62,312 से जो सुप्ती पांडे है उन्होंने बाकायदा जीत हासिल की है। कार्यकर्ताओं में किस तरह का देखिए एक तरह से जोश और उत्साह है, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि साधन पांडे चूंकि यहीं से 9 बार के विधायक थे, बाकायदा यहीं से जीत हासिल की थी। टीएमसी पार्टी ने उनकी पत्नी को इस बार टिकट दिया था और बम्पर वोटों से जीत हासिल की है। और हमारे साथ में देखिए टीएमसी के तमाम यहाँ पे जो लोग हैं सुबह से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि देखिए जिस तरह से आप लोग उम्मीद लगाए थे इस सीट को लेकर कि सुप्ती पांडे यहाँ पे टिकट मिला है साधन पांडे के निधन के बाद? देखिए, मानिकतला में तो भाजपा कहीं दौड़ में ही नहीं थी, क्योंकि कल्याण चौबे जी ने 2.5 साल कोर्ट में जाकर इसको रोक के रखा था। तो तब से जो है यहाँ के जनगण जो थे वो बहुत ही नाराज थे, बहुत ही दुखी थे कि एक विधायक विहीन विधानसभा और भाजपा ऐसी पार्टी जो अपने आप को ऑल इंडिया पार्टी कहती है, आपको इंटरनेशनल पार्टी करती है, वो केस करके यहाँ के विधानसभा इलेक्शन को रोक रखी थी। जैसे ही चुनाव घोषणा हुआ तभी हम लोग समझ गए कि जो जनगण है वो जवाब देगी। आप देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में ये जो विधानसभा का रिजल्ट हुआ है 62,312, मतलब बहुत ही रिकॉर्ड मार्जिन। साधन पांडे करीबन 22,000 से जीते थे खीस में, उससे 3 गुना कहे कि वोटों से जीती है। इस जीत की सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं? और जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल मुंबई में कहा था खेला, क्या वाकई आज ये खेला हो रहा है? एकदम खेला हो रहा है। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में चारों के चारों सीट पे हम लोगों ने जीत हासिल की, तो खेला तो हो रहा है। और रही बात ऑल इंडिया की बात, तो ऑल इंडिया में खेला होना है। आप देखिएगा कि जो एनडीए गवर्नमेंट है वो बहुत जल्द गिरने वाली है।
वाकई देखिए कि जो कार्यकर्ता है सुबह से ही यहाँ पे पहुंचे हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पे एक उत्साह था, जोश साथ लोगों में, और वाकई एक दूसरे को इतनी अबीर गुलाल लगाए हैं। सभी लोग थक चुके हैं क्योंकि सुबह से ही सेलिब्रेशन कर रहे थे। हमारे साथ में कुछ महिलाएं मंडली बैठी हुई है, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग इस जीत का सेलिब्रेट कर रहे हैं? लगातार सुबह से आप लोग ऐसे जो है ये सिर्फ मानिक तला का नहीं है, ये जो साधन पांडे ऊपर गया है उसका भी है, क्योंकि वो भी चाह रहा है कि उसका जो मानिक तला में उसका जो कर्मी लोग है और उसका जो वो तो कभी हम लोगों को उसका कर्मी नहीं समझते, पूरा मानिक तला उसका रिलेटिव है, यही समझते थे। वो भी चाहते थे कि वो इलेक्शन हो, 2.5 साल बाद हुआ, लेकिन हुआ तो सही। क्या लग रहा है कि अब जो विकास की गति थी रुक गई थी, सुप्ती पांडे ने यहाँ पे जीत हासिल की है? विकास कभी भी नहीं रुका था, विकास कभी भी नहीं रुका था। विधायक को जो सिग्नेचर करना चाहिए था, विधायक वंचित था सारा चीज। वो प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने सब किया, उन्होंने किसी का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेडिसिन का जरूरत हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, किसी का बही का किताब का प्रयोजन हो, सब वाकई देखिए जो कार्यकर्ता थे इतने सुबह से यहाँ पे कर रहे थे, किस तरह से उत्साह मनाते, सभी में देखिए एक तरह से थक चुके हैं, इतना उत्साह था हर बिल्कुल। दीदी का मैजिक जो है वो बरकरार है। मनोज ये बताइए कि और कार्यकर्ताओं से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी हार है, क्योंकि देखिए 3 सीटें 2021 में बीजेपी ने जीती थी, तो उस लिहाज से देखें तो दीदी का मैजिक न सिर्फ बरकरार है बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ी हार है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि दीदी का जादू लगातार बंगाल में चल रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखें कि किस तरह से टीएमसी पार्टी ने यहाँ पे जीत हासिल की, बढ़त की। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे देखिए कल मुंबई में था, उन्होंने कहा था कि खेला होगा। वाकई देखिए आज जो 4 जो यहाँ पे उपचुनाव हुए हैं, चारों में टीएमसी की जीत हुई है। देखिए 2024 का जब यहाँ पे चुनाव हुआ था 3 सीटों में बीजेपी की बढ़त थी। 2021 में यदि हम रायगंज, बागदा और रानाघाट दक्षिण की बात करें तो यहाँ बीजेपी की सीट थी। ये तीनों विधायक यहाँ पे टीएमसी पार्टी में गए थे और बीजेपी इन तीनों सीट को फिर से जीतने की कोशिश कर रही थी कि उनके खाते में आए, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि चारों की चारों सीट टीएमसी जीत चुकी है और कार्यकर्ताओं में एक तरह से मनोबल बढ़ चुका है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ रहा है काफी। और जिस तरह से देखिए कि लगातार कार्यकर्ता यहाँ पे जो साधन पांडे है, चूंकि उनकी पत्नी, बिल्कुल आगे भी माहौल आपसे मनोज लेंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मानिकतला से टीएमसी उम्मीदवार की जीत हो गई, यानी 4 में से 3 सीटों पर जो जीत है वो अब हो चुकी है। वहीं बिहार से देखिए बड़ी खबर आ रही है, रुपौली सीट पर बड़ा खेला सामने आया है। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 6,831 वोट से आगे हो गए हैं। वहीं आरजेडी की बीमा भारती जो है वो 34,000 वोट से पीछे हैं। और इसी अपडेट पर मैं सीधा पटना से अमिताभ ओझा अपने वरिष्ठ सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ, खेला हो गया, क्योंकि राजनीति तो सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार में ही होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए पूर्णिया में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखने को मिला था, जिस तरीके से वहां पे बीमा भारती तीसरे स्थान पे रही थी और निर्दलीय पप्पू यादव को वहां से जीत मिली थी, कमोबेश वही स्थिति रुपौली विधानसभा सीट पे हो रही है, जहां पर 6 राउंड तक पिछड़ने के बाद 7वें राउंड से वहां पे निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह लगातार अपनी बढ़त बनाए रखे और आज भी 11वें राउंड की समाप्ति हो चुकी है और 6,838 वोट से शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। और सेकेंड नंबर पे जेडीयू के जो उम्मीदवार थे कलानिधि मंडल वो वहां पे, कलाधर मंडल वो वहां पे हैं, जबकि तीसरे स्थान पे आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती हैं। 5 बार से रुपौली के विधानसभा से वो जीत हासिल कर चुकी थी, लेकिन इस बार उन्हें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा है, उस भी तब जब उन्हें आरजेडी का समर्थन था। और देखिए लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव जो उन्हें बुरी तरीके से हराकर जीते थे, इस बार उपचुनाव में पप्पू यादव भी ने भी बीमा भारती का समर्थन किया था और वहां पे आकर उनका चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उसका भी कोई फायदा देखने को नहीं मिला। तेजस्वी यादव भी गए थे, वहां भी कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है बीमा भारती को और करीब 29,000 वोटों से ये पीछे चल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकेंड नंबर पर जो जेडीयू के उम्मीदवार थे 6ठे राउंड तक तो बढ़त बनाए रखे, लेकिन उसके बाद पहले 500, फिर 1000, फिर 1,500 और अब करीब 6,838 वोट से वो आगे चल रहे हैं। वहां पे शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी लगातार 4 बार से यहाँ चुनाव मैदान में उतर रहे थे और पिछली बार भी चुनाव के ठीक पहले उन्होंने लोजपा से
इस्तीफा देकर निर्दलीय मैदान में उतरने की घोषणा की थी, क्योंकि वो लोजपा में थे और जब उन्हें टिकट नहीं मिला था इस सीट पर और ये जेडीयू को ये सीट चली गई थी गठबंधन में, उसके बाद शंकर सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे और उसके बाद इस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ सबसे बड़ी अगर हम हार की चर्चा करें और जेडीयू तो हार की चर्चा आरजेडी उम्मीदवार की होगी, क्योंकि चुनावी मैदान में होने के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी अगर वहां से जीत की तरफ बढ़ रहा है, ये क्या संकेत देता नजर आ रहा है? किसने किसका सहयोग नहीं किया? देखिए इसमें जो कलाधर मंडल है जो इस बार जेडीयू के उम्मीदवार थे, वो कुछ दिन चुनाव के पहले तक वो आरजेडी के उम्मीदवार हुआ करते थे, आरजेडी की पार्टी में थे। जबकि बीमा भारती पहले जेडीयू में थी और उनके इस्तीफा देने के बाद से यह सीट खाली हुआ था और इस वक्त जेडीयू की से इस्तीफा देने के बाद वो आरजेडी में शामिल हुई। पूर्णिया लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ी और उसके बाद उन्होंने दावा ठोका रुपौली पे उपचुनाव पर और उसके बाद आरजेडी ने उन्हें मैदान में उतारा। यानी कि जो कल तक आरजेडी में थे। ठीक है अमिताभ बने रहिए, आपके पास आएंगे। लेकिन देखिए हिमाचल की 2 सीटों का परिणाम भी सामने आ गया है। चूंकि अब वोटिंग जारी है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अब परिणाम घोषित हो चुका है। और देखिए देहरा सीट से कांग्रेस की बड़ी जीत जो है वो दिख रही है। अनुराग ठाकुर के प्रभार वाली हमीरपुर से बीजेपी जीती है। और इस पूरी खबर पर विशाल अंग्रीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सीधा आपका रुख करूंगी। हिमाचल प्रदेश में इस परिणाम को आप कैसे देखते हैं? सारे देश में ढीला हो रहा है, वैसे ही हिमाचल में भी ढीला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार की एक ढीले का ही एक है कि आज वोटिंग हो रही है और इससे पहले और काफी 3 इंडिपेंडेंट जो आज बार से उन्होंने अपने किसी त्याग पत्र दे दिया था आज चुनाव मैदान में उससे तो अपनी जीत कर वो नागढ़ हो और वहीं पर हमीर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और जहाँ पर काफी प्रभाव भी है और चलते बेशक कांग्रेस यहाँ पे काफी बड़ी ताकत हुई थी ग्राउंड के ऊपर, लेकिन वो जो ताकत को नाकाम बहुत आई, लेकिन वहीं पर कांग्रेस 2 के ऊपर कब्जा करती हुई चाहे वो विशाल आपके नेटवर्क में कुछ मुझे तकलीफ नजर आ रही है, उसको दुरुस्त कराते हैं विशाल, क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर अभी कांग्रेस जीती है और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। मैं अपने संवाददाता विपिन का रुख कर लेती हूं, चूंकि मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर सामने आती नजर आ रही है। विपिन, 7वें राउंड तक तो अमरवाड़ा से कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे थे, लेकिन किस तरीके से देखिए अब बीजेपी आगे हो गई है। आपको बता दें मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट का हाल, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी 713 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं, मात्र 713 वोटों से आगे चल रहे हैं। और यह भी एक बड़ी तब्दीली हुई है, क्योंकि 7वें राउंड तक अमरवाड़ा से कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे थे, लेकिन 20वें राउंड की समाप्ति तक बीजेपी के उम्मीदवार आगे हो गए। विपिन, क्या और कांग्रेस ने क्या रिकाउंटिंग की मांग भी की है? बिल्कुल दिव्या, कांग्रेस ने रिकाउंटिंग की मांग की और इसकी वजह भी कांग्रेस ये बता रही कि 17 जो राउंड है 17वां राउंड तक तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है धीरेन्द्र शाह वो आगे चल रहे थे और अचानक जब 18वां और 19वां राउंड होता है तो अचानक कमलेश शाह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे हो जाते हैं। अभी जो काउंटिंग अभी चल रही है वो आखिरी राउंड है, 20 जो राउंड होता है 20वां राउंड, और इसमें एक और ये खबर आ रही कि 2 ईवीएम जो मशीन है वो खराब हो गई, इसके बाद वीवीपैट से उसकी काउंटिंग की जाएगी। और इसके साथ ही अभी की स्थिति बताया जाए तो 1741 जो है वोट से आगे चल रहे हैं कमलेश शाह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम जो समर्थक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो अब रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आखिर के 2 राउंड में जो लगातार, क्योंकि शुरुआती जब इसकी काउंटिंग शुरू हुई थी तब पहले, दूसरे और तीसरे राउंड तक कमलेश शाह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी वो आगे चल रहे थे, लेकिन फिर इसके बाद से रफ्तार पकड़ी बीजेपी के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने, और लगातार 17वें राउंड तक धीरेन्द्र शाह जो है वो आगे रहे और उनकी जो लीड थी वो 5000, 7,000, 2,500, 3,000 तक थी और अचानक ये लीड कम होके बाजी ही पलटती जाती है। और अब ऐसी स्थिति में जब आखिरी राउंड चल रहा है तब ये लगभग मान के चलिए कि इस राउंड के बाद ये तस्वीर तो साफ हो लगभग
तस्वीर साफ हो चुकी कि इस अमरवाड़ा सीट से कमलेश शाह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जीत की बहुत ही नजदीक है और कुछ ही वक्त बाद इसका डिक्लेरेशन भी हो जाएगा ऑफिशियली। और यहाँ मैं बीजेपी कार्यालय में अगर देखें तो मैं पीछे खड़ा हूँ, यहाँ पर तैयारी भी शुरू हो चुकी है जश्न मनाने की, क्योंकि बीजेपी को लगभग उम्मीद है कि अब कुछ ही वक्त बचा है। ठीक है विपिन, वो तस्वीरें भी देखेंगे चूंकि अब 20 राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 4 सीटों में से 3 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल कर ली और चौथी सीट पर भी टीएमसी प्रत्याशी बहुत बड़े मार्जिन से आ गए, यानी कि जो वोटों का अंतर है वो ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমাদের যারা ভোটার তাদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে আসতে দেওয়া হয়নি। বাইক বাহিনীর দাপট, ক্রিমিনাল, তৃণমূল এবং প্রশাসন যৌথভাবে তারা এটা করেছে, সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ একজন পরীক্ষা না দিয়ে পাশ করেছে আর আমি ভালো পরীক্ষা দিয়ে আমার খাতা মানে দেওয়া হলো না, মার্কশিট দেওয়া হলো, বিষয়টা সেই রকম। সুতরাং আমি আমার কাছে খুব স্যাটিসফাইড। ইফ দ্য ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশন ওয়াজ হ্যাপেন্ড, তাহলে আমাদের লোকসভার মার্জিন থেকে আমাদের মার্জিন বেশি হতো। সুতরাং আমি এই পরাজয়ে আমি কোনো দুঃখিত নই, কেননা এই সরকারের যতদিন বদল না হবে, এই প্রশাসনকে রেখে যত সময় ভোট হবে, মানুষের যে রিফ্লেকশন সেটা ভোট বাক্সে আনা সম্ভব না। ভোট বাক্সে আনতে গেলে প্যারালালি এরকম গুন্ডারাজ একটা করতে হবে, আমাদেরও একটা মোটর বাইক বাহিনী তৈরি করতে হবে। সেটা আমরা আমাদের যে রাজনৈতিক দর্শন সেটা আমরা চাই না। সুতরাং এই অশুভ শক্তি মানুষ যতদিন একে প্রশাসন থেকে মানে না করবে, প্রশাসনে যতদিন এরা থাকবে ততদিন কিন্তু এই বাহিক বাহিনীর হাত থেকে সাধারণ ভোটাররা রক্ষা পাবে। শুধুমাত্র কি तो देखिए पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है और साफ तौर पर टीएमसी यहां पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत 37,000 वोटों से जीत गए हैं। तो अब एक एक करके जो सीट है उसका परिणाम जो है वो घोषित होना शुरू हो गया। और पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब के जालंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत 37,000 वोटों से जीत गए हैं और जालंधर वेस्ट से खासी उम्मीदें भी थी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो 12 दिनों से ज्यादा का समय ऐसा था जब वो जालंधर में खुद रहे और कैंपेनिंग की। और सीधा अपने सहयोगी विशाल अंग्रीश का रुख कर लेती हूँ। विशाल, बताइए आम आदमी पार्टी की इस जीत को कैसे देखते हैं और कितनी बड़ी ये जीत है? देखिए, आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी ने वहां पर मेहनत के चलते ही आम आदमी पार्टी ने और यही कारण नहीं विशाल, आपकी आवाज अभी भी ठीक नहीं आ पा रही है, नेटवर्क इशू है, दुरुस्त कराने की फिर से कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी बात सीधा नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन देखिए पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, मोहिंदर भगत जो है वो एक बड़ी जीत हुई है उनकी और आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है, यानी कि पंजाब में झाड़ू चल गई है। और बाकी 3 जगहों से भी, पटना से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं जहां से वो बड़ी खबर दे रहे हैं। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, तो उत्तराखंड से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर जो है वो कांग्रेस की जीत हुई है। ये आप देखिए, बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, वहीं मंगलौर सीट पर भी कांग्रेस जो है वो लगातार आगे चढ़ी। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी हारी बीजेपी। तो उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, यानी उत्तराखंड में भी एक बड़ा सेटबैक यहां बीजेपी को लगता नजर आ रहा है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो देखिए उत्तराखंड में बीजेपी ने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जब इंडिया गठबंधन और एनडीए की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस की बड़ी जीत एक बड़ा संदेश देती नजर आ रही है।
कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जो है वो भी अब घोषित हो गए हैं और दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। लखपत सिंह बुटोला जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 15वें राउंड के बाद काफी हद तक साफ हो गया कि कांग्रेस जो है वहां पर जीत रही है। वहीं मंगलौर विधानसभा की अगर बात की जाए तो काजी निजामुद्दीन जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 31,727 वोट पाकर जीत हासिल की है। हालांकि अगर दोनों ही सीटों को देखा जाए तो जो वोटों का परसेंटेज है वो बहुत ही कम नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया और ये इसलिए भी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि उत्तराखंड में अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था। उसके बाद देखिए कांग्रेस ने दोनों सीटें बीजेपी से झटक ली। देखिए, मैं तो निमित्त मात्र था। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपनी गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को भेजने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे तो निश्चित रूप से जनता के मुँह की खानी, इनको जनता के साथ मुँह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये बद्रीनाथ से कांग्रेस के प्रत्याशी जो अपनी जीत को लेकर काफी हद तक आश्वस्त नजर आ रहे थे और अब जीत के बाद जो है वहां पर भी जो रंग हैं वो खेले जा रहे हैं। तो उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। और वहीं बिहार का रुख कर लेते हैं जहां पर रुपौली में बीजेपी और जेडीयू, देखिए बीजेपी जेडीयू गठबंधन हार गया है, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 8,204 वोट से जीत गए हैं। यानी बिहार से भी देखिए बड़ी खबर आती नजर आ रही है। यहाँ पर जेडीयू प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद उलटफेर हुआ और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं अब शंकर सिंह, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और इस पूरी खबर पर अमिताभ ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, अब तो जीत का ऐलान हो गया, निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो जीत गए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 12 राउंड की गिनती होनी थी, 12 राउंड की गिनती हो चुकी है और 8,600 वोटों से जो शंकर सिंह हैं वो उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन जीत तय हो गई क्योंकि जो 12 राउंड की गिनती होनी थी वो खत्म हो गई। इसके अलावा आपको बता दें कि छठे राउंड के पद तक जेडीयू के उम्मीदवार वहां से आगे चल रहे थे, लेकिन 7वें राउंड से लगातार जो बढ़त बनाई शंकर सिंह, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, वो वहां से लगातार बढ़त उनकी बढ़ती गई और आते आते 12वें राउंड में बिल्कुल स्थिति जीत की दहलीज उन पर पहुंचा दी और जीत चुके हैं। वहीं सबसे बुरी हार की हम चर्चा करें तो वो बीमा भारती की रही। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती पर दांव लगाया था, लेकिन वो भी बुरी तरीके से पूर्णिया में हारी। उसके बाद रुपौली, जो उनके ही इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी और 5 बार रुपौली से बीमा भारती वहां से विधायक चुनी गई थी। उनके पति अवधेश मंडल यहाँ के बाहुबली थे और उसके बाद जब वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी, देखिए उसके बाद से परिवार पर पुलिस का शिकंजा भी कसा था और फिलहाल उनके पति और उनके बेटे के खिलाफ पुलिस ने वारंट जारी कर रखा था, एक आर्म्स एक्ट के मामले में, एक हत्या की साजिश रचने के मामले में। तो इसका भी कहीं न कहीं उनकी कैंपेनिंग पर असर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव का साथ बीमा भारती को मिला था और बीमा भारती का साथ, पप्पू यादव का साथ मिलने के बाद बीमा भारती के बारे में ये माहौल कुछ बदला था। लेकिन जिस तरीके से शंकर सिंह ने यहाँ पे अपना कैंपेनिंग चलाया और पिछले 4 बार से वहां पे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे थे, एलजेपी में शामिल हुए थे और एलजेपी से इस्तीफा देने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार उतरे थे, तो उनके तरफ जो कैंपेनिंग था, क्योंकि लगातार वो इलाके में सक्रिय थे। और आपको बता दें कि शंकर सिंह के ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे और स्वर्ण लिबरेशन आर्मी के नाम से इन्होंने अपनी एक सेना बनाई थी, जो वहां पे जो मंडल गंगोता, जो वहां पे जो जातियां हैं, जो वहां के अपराधी होते थे, उनसे लड़ाई लड़ते थे और अग्रणी जातियों का इन्हें पूरा समर्थन मिलता था। तो शंकर सिंह ने एक बड़ी जीत हासिल की है और फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां का जो रिजल्ट आया है, कहीं न कहीं एनडीए और वहां पे जो इंडिया गठबंधन, दोनों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ माना जा रहा था कि पप्पू यादव की जीत के बाद अगर उनका समर्थन बीमा भारती को मिल गया तो ये सीट यहां से आराम से इंडिया गठबंधन निकाल ले जाएगी और तमाम नेता भी दावा कर रहे थे। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो दोनों पे चौंका देने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर जो कलाधर मंडल है वो कुछ दिन पहले तक आरजेडी में ही थे, उसके बाद चुनाव के पहले वो जेडीयू में शामिल हुए थे और उसके बाद पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके प्रचार में गए थे और कई मंत्री वहां कैंप कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से
इससे पहले जो जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में बीमा भारती जब वहां से लड़ती थी तो काफी अच्छे मतों से वहां से वो रिकॉर्ड जीतती रही थी। हाँ, और बिल्कुल। देखिए 5 बार साल कम नहीं होता 2020 है में एक जीती भी विधानसभा थी। से